किसी भी जाति या कौम की सभ्यता और संस्कृति वहां के परिवेश अर्थात भूगोल और जलवायु से प्रभावित होती है। रहन सहन हो या पहनावा हो, चाहे खान पान हो, ये सब मिल करके किसी क्षेत्र विशेष की पहचान देते हैं और उसके इतिहास का भी निर्माण करते हैं। बलूच भी इसका अपवाद नहीं है। बलूचिस्तान का भूगोल और आद्य इतिहास यानी प्री हिस्ट्री से लेकर 650 ईस्वी तक का इतिहास हम भाग 1 में देख चुके हैं। अब आइए सीधे हम बलूचों के इतिहास पर चलते हैं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह आपका स्वागत करता हूं। ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि बलूचों के पुरखे उत्तरी ईरान के कैस्पियन सागर जो है और तुर्की की जो लेक वान है उसके बीच के भूभाग में कहीं रहा करते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने जब ईरान पे आक्रमण किया तो इन बलूच कबीलों को दक्षिण की ओर कूच करना पड़ा। बलूचों के आने से पहले इस इलाके में अर्थात जो वर्तमान बलूचिस्तान के आसपास का इलाका है, इसमें पहले से ही ब्राह्वी जनजात रहा करती थी। समय के साथ ये दोनों जनजातियां आपस में घुल मिल जाती हैं, अर्थात उनका सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। ये बलूच कबीले जिन जिन स्थानों पर बसे उन स्थानों के नाम से इन जनजातियों को पहचाना गया। जैसे जो सीस्तान में बसे वो सीस्तान जनजाति, जो तुर्बत में बसे वो तुर्बत जनजाति, जो मकरान में बसे वो मकरान जनजाति, और जो कच्छी के मैदान में बसे वो कच्छी जनजाति के नाम से जाने गए। इन कबीलों का कोई क्लियर एज सच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं हुआ करता था। हर कबीले का अपना सरदार होता था। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इन कबीलों ने एक तरह से एकजुटता महसूस करनी शुरू कर दी थी। इसी समय उनके बीच जलाल खान नाम का एक सरदार उभरता है और उसने सोचा कि ये जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं इनसे हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना इन कबीलों को इकट्ठा किया जाए। तो उसने उस क्षेत्र के लगभग 44 कबीलों के सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखिए हम जो अलग अलग रह रहे हैं उससे ठीक यह है कि हम साथ मिलकर रहें, जिससे कि अगर कोई बाहरी मुसीबत आती है या बाहरी आक्रमण होता है तो हम मिलजुल करके उसका सामना करें। और सबको इकट्ठा करके एक तरह से संघ बनाया। ये पहली बार था जब इस एरिया के सभी ट्राइब एकजुट हो रहे थे। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ये कोई राज्य या सल्तनत जैसी व्यवस्था नहीं थी। यह एक ढीला ढाला संघ यानी कि लूज कॉन्फेडरेशन था और इस लूज कॉन्फेडरेशन की अगुवाई जलाल खान कर रहा था। और इस तरह से बलूचिस्तान के बनने की एक धुंधली सी झलक या नींव पड़ती हुई हमें 12वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है। जलाल खान को बहादुरी, लीडरशिप और एकता के लिए बलूच कल्चर में खूब याद किया जाता है। उन्हें बलूच लोक गीतों, गानों और साहित्यों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जलाल खान की कई औलादे थी, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे रिंद खान, होद खान, लसर खान, कुराई खान और बीबी जाटो। बाद में हम देखते हैं कि जलाल खान की औलादों के नाम से बलूचिस्तान में कई शहर बसते हैं और साथ ही हम यह देखते हैं कि इनके नाम से कई ट्राइब्स भी बन जाती है, जैसे रिंद खान के नाम से रिंद ट्राइब। इस तरह जलाल खान को बलूच लोग अपना फाउंडिंग फिगर मानते हैं। ऐसे ही 15वीं शताब्दी के शुरुआत में अमीर मीरो मारवानी नाम का एक सरदार उभरता है। वो भी बलूच कबीलों को एकजुट करने का प्रयास करता है। अमीर मीरो मारवानी का समय 1410 से 1440 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। अब देखिए, जलाल खान ने जो लगभग 44 कबीलों को मिला करके एक ढीला ढाला संघ बनाया था वो कमोबेश ऐसे ही चलता रहा। फिर 15वीं शताब्दी में रिंद ट्राइब के मीर चकर रिंद नाम का एक सरदार उभरता है और उसने दूसरी बार इन बलूच कबीलों को इकट्ठा करके दूसरी बलूच कॉन्फेडरेसी बनाने का प्रयास किया। ये वही मीर चकर रिंद है जिसने हुमायूं को दूसरी बार दिल्ली की सत्ता हासिल करने में मदद की थी। ये बलूच लोकगीत में अर्थात मीर चकर रिंद को बलूच लोकगीतों में खूब याद किया जाता है। बलूच महाकाव्य हनी एंड शेह मुरीद में मीर चकर रिंद एक प्रमुख पात्र है। लेकिन 16वीं शताब्दी के शुरुआत में इस क्षेत्र में भू राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा था, जहां एक और बलूचों के पश्चिम में ईरान में सफाविद साम्राज्य का तेजी से
जो है उत्थान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से उभर रहा था। सफाविद साम्राज्य की सीमा पश्चिमी बलूचिस्तान तक आ गई थी, वहीं मुगल साम्राज्य की सीमा पूर्वी बलूचिस्तान तक आ गई थी। इस बीच अकबर ने 1591 में सिंध की विजय कर ली और 1595 में उसने बलूचिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया और इसी साल अर्थात 1595 में अकबर के कब्जे में कंधार भी आ जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के इलाके दिल्ली से इतने दूर थे कि मुगलों का प्रभाव इन सीमांत इलाकों पे बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी बलूचों को इनसे खतरा महसूस होने लगता है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हम कलात पर एक हिंदू राजा को शासन करता हुआ पाते हैं। इस राजा का नाम सेहवा या सेवा था। सेहवा के नाम से उस समय कलात रियासत को कलात ए सेहवा या कलात ए सेवा कहा जाता था और उसका किला जो था सेहवा का किला कहलाता था। इस समय मतलब जब ये हिंदू राजा कलात पे शासन कर रहा था, मुल्तान, शिकारपुर और उत्तरी सिंध से लुटेरे आए दिन कलात में लूटपाट किया करते थे। इन लुटेरों से सुरक्षा के लिए कलात के हिंदू राजा सेहवा ने कुंबर और उसकी जनजात को इसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया, अर्थात उसको जिम्मेदारी दी कि इन लुटेरों से कलात की सुरक्षा करो। कुंबर और उसकी सेना ने इन हमलावरों से सफलतापूर्वक कलात की रक्षा की, लेकिन बाद में कुंबर ने राजा को हटा करके वहां की अर्थात कलात की गद्दी हड़प ली और वहां का वली अर्थात शासक बन बैठा। कुंबर या कंबूर एक ब्राह्वी पहाड़ी सरदार था और इसी कुंबर ने 1638 में खानेत आप कलात की स्थापना की थी। खान एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल फेडरेशन समझ लीजिए, इसलिए बलूचों के फेडरेशन को खानेत आप कलात कहा जाता है और इसके हेड को खान कहा जाता है, यानी खान ए कलात। लेकिन यह एक ढीला ढाला संघ यानी कि लूज फेडरेशन था। असली ताकत अभी भी फेडरेशन के खान के पास न होकर लोकल कबीलों के सरदारों के पास हुआ करती थी। ये छोटे छोटे कबीले खुद को बहुत हद तक आजाद बनाए हुए थे और आसपास के बड़े साम्राज्यों से गठजोड़ कर लिया करते थे या कभी कभी उनके व्यापारियों को भी लूट लिया करते थे। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका होने के कारण बलूचों को कंट्रोल करना आसान नहीं था, इसलिए अधिकतर टाइम बलूच कबीले खुद मुख्तार यानी आजाद ही बने रहे। इसी दौरान बलूचिस्तान में ब्राह्वी सरदार मीर अहमद खान ने बलूच कबीलों के सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आसपास के बलूच कबीलों को अपने अंडर में लाने की कोशिश की और लोकल किसानों से टैक्स लेकर लुटेरों से सुरक्षा देनी शुरू कर दी। साल 1666 में मीर अहमद खान ने खुद को खान एक कलात घोषित कर दिया, यानी कि बलूच कबीलों के सरदारों का सरदार। इस तरह अभी तक वह बलूच कबीले जो ठीक से संगठित नहीं थे, वह मुगलों और सफाविदों के खतरे के दबाव से मीर अहमद खान की अगुवाई में एक झंडे के तले आ गए। बलूचों में पहली बार एक मजबूत केंद्रीय ताकत का जन्म हो रहा था, कलात एक खानत या खानत ऑफ कलात। यह एक तरह से बलूचों का अपना एक मजबूत राज्य बनकर उभर रहा था, जिसमें बलूचों के अलग अलग कबीले शामिल थे। मीर अहमद खान खुद ही ब्राह्वी अहमद जई कबीले से था। ब्राह्वी कबीले के लोग रूलर थे यानी शासक वर्ग से थे और ये कई क्षेत्रों में उस समय मजबूत थे और शासन कर रहे थे, जैसे कलात, कच्छी और झालावान में ये पहले से ही मजबूत थे। इसके अलावा अहमद खान की खानत में बलूचों के और कबीले भी शामिल होने लगते हैं, जैसे रिंद कबीला, लसारी कबीला, मंगल कबीला, जहरी कबीला और मकरान क्षेत्र का गिचकी कबीला। एक तरह से देखें तो मीर अहमद खान के समय में बलूचिस्तान का मध्य और दक्षिणी भाग के कबीले जो है एकजुट हो गए। इससे मीर अहमद खान के समय में कलात की खानत यानी खानात ऑफ कलात इतना मजबूत हो गया कि उसने कंधार के गवर्नर से क्वेटा, मस्तुंग और पिसुन जैसे इलाके छीन लिए थे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीर अहमद खान को अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए केवल मुगलों से ही नहीं लड़ना पड़ रहा था, बल्कि पड़ोसी अफगानों और सिंध के राजाओं से भी लड़ना पड़ रहा था। ये दोनों पड़ोसी भी बलूचिस्तान पर अपनी ललचाई दृष्टि बनाए रखते थे। क्योंकि उस समय साम्राज्यवादी ताकतों में मुगल सबसे मजबूत थे, इसलिए मीर अहमद खान ने मुगल सम्राट औरंगजेब से दोस्ती कर ली। यह दोस्ती एक तरफा नहीं थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी थी, क्योंकि बलूचों को इतनी दूर कंट्रोल करना औरंगजेब के लिए आसान ही नहीं था।
और साथ ही मुगलों को सफाविदों से अपनी पश्चिमी सीमाएं भी सुरक्षित रखनी थी। कंधार को लेकर सफाविदों और मुगलों में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। साथ ही औरंगजेब दक्षिण में मराठों से भी उलझा हुआ था, इसलिए बलूचों और मुगलों की मित्रता हो जाती है। इस तरह 1666 से शुरू हुआ अहमद खान प्रथम का दौर 1695 में आकर के खत्म हो जाता है। मीर अहमद खान प्रथम के बाद कलात के लीडर बनते हैं मीर समंदर खान। मीर समंदर खान के समय खानात ऑफ कलात की सीमाएं कराची तक फैल जाती हैं और पड़ोसी क्षेत्रों में भी समंदर खान का दबदबा महसूस किया जाने लगता है। समंदर खान ने मीर नूर मोहम्मद कल्होरा को सिंध की गद्दी पर बैठाने में मदद किया। जब सफाविदों ने पश्चिमी बलूचिस्तान पर हमला बोला तो मीर समंदर खान ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया और ताहमस बेग मारा जाता है, जिससे सफाविदों को पीछे हटना पड़ा। सफाविदों पर इस जीत से समंदर खान की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और इससे मुगल भी खुश हुए और उन्होंने तोहफे के रूप में कराची बंदरगाह कलात के खान को दे दिया। इस बीच साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। मुगल साम्राज्य अपने भीतरी लड़ाइयों में उलझ जाता है, जिससे बलूचिस्तान जैसे इलाके जो सीमांत प्रदेश थे अर्थात दूर थे और मुगलों के कंट्रोल में उतना ज्यादा नहीं थे, उनको खुद को अधिक आजाद करने का मौका मिल जाता है। उधर सफाविद साम्राज्य भी पतन की ओर बढ़ चला था और काफी कमजोर हो चुका था। उनमें आपसी लड़ाइयां चल रही थी। मुगलों और सफाविदों के पतन के कारण खानात ऑफ कलात एक आजाद मुल्क के रूप में उभर करके सामने आता है। इस तरह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कलात राज्य में समंदर खान का शासन 1714 तक चलता है। समंदर खान के बाद कलात की बागडोर मीर अब्दुल्ला खान अहमद जई के हाथों में आती है, जो कलात की सीमाओं को ऊपरी सिंध, कंधार और पश्चिम में फारस के बंदर अब्बास बंदरगाह तक ले जाता है। सफाविदों के बाद ईरान में नादिर शाह उभर रहा था। उसने बलूचों के मामले में मिलिट्री एक्शन और दोस्ती की मिली जुली नीति अपनाई। नादिर शाह ने कलात के तत्कालीन खान मीर अब्दुल्ला खान से भी संबंध बना लिए। 1734 में जब अब्दुल्ला खान की मौत हो जाती है तो उसका बेटा यानी मीर मेहराब खान कलात का नया खान बनता है और उसके भी नादिर शाह से अच्छे संबंध रहते हैं। इधर 1736 में सफाविद साम्राज्य का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाता है और नादिर शाह खुद को ईरान का शाह घोषित कर देता है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर जब आक्रमण किया और मुगलों को और अधिक कमजोर कर दिया। सिंध नदी के पश्चिम का इलाका नादिर शाह ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे बलूचिस्तान मुगल कंट्रोल से अब पूरी तरह बाहर हो गया और नादिर शाह के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस तरह ईरान के नादिर शाह के समय बलूचिस्तान अर्ध स्वतंत्र स्थिति में रहा। नादिर शाह के प्रति वफादारी के कारण नादिर शाह ने मेहराब खान को कलात के पास कच्छी का क्षेत्र भी दे दिया और अपनी सेना में भी शामिल किया। इससे बलूचों को सीमित स्वायत्तता अर्थात लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल जाती है और इज्जत भी खूब मिलती है। इस बीच साल 1747 में नादिर शाह की उसके ही सरदारों ने हत्या कर दी। इससे ईरान की सत्ता कई गुटों में बढ़ जाती है। इससे बलूचों को एक बार फिर से खुद को आजाद करने का मौका मिल जाता है। इस बीच 1749 में मीर नसीर खान प्रथम कलात का खान बनता है। नसीर खान प्रथम उर्फ नसीर खान नूरी के समय बलूचों का समय गोल्डन ईयर्स कहलाता है। नादिर शाह की मौत से उपजे ईरान की सियासी शून्यता यानी पॉलिटिकल वायड का फायदा नसीर खान ने खूब उठाया और धीरे धीरे नासिर ने ईरानी बलूचिस्तान में मौजूद जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये जगहें थी कसर-ए-कंद, बमपुर, खास और जाहेदान। नसीर ने सिंध के तालपुरों को भी अपने आगे झुकाया और उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अभी तक कलात के खान के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन नसीर ने अपनी खुद की अस्थायी सेना बनाई और अपने सिक्के ढलवाए। नसीर के राज्य में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। इधर नादिर शाह की मौत के बाद ईरान की सियासी ताकत का पतन हो जाता है और नादिर शाह ने एक मजबूत उत्तराधिकारी भी नहीं छोड़ा था। इसलिए नादिर शाह के बाद ईरान के सरदारों में फूट पड़ जाती है। इसका फायदा उठाते हुए नादिर शाह के साम्राज्य के अंदर आने वाले वर्तमान अफगानिस्तान के अफगान सरदारों ने अहमद शाह दुर्रानी को अपना राजा चुन लिया।
अहमद शाह दुर्रानी को अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है। दरअसल अब्दाली अहमद शाह के कबीले का नाम था और दुर्रानी उसकी शाही पदवी थी। इस तरह अब इस क्षेत्र की पावर ईरान से सरक करके अफगानिस्तान की ओर आ जाती है, यानी अहमद शाह अब्दाली के हाथों में। अहमद शाह दुर्रानी ने अपने शासनकाल में एक बड़ा साम्राज्य बनाया जो उत्तर में आमू दरिया से लेकर के दक्षिण में अरब सागर और सिंध नदी तक फैला हुआ था। अहमद शाह अब्दाली खुद को नादिर शाह का उत्तराधिकारी मानता था, इसलिए वो बलूचिस्तान को भी अपना इलाका मानता था। उसने बलूच सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल किया, खासकर जब उसने ईरान और भारत पर धावे बोले। नसीर खान ने अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का राजा तो माना, लेकिन उसने घोषणा कर दी कि नादिर शाह की मौत के साथ ही कलात पर अब किसी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं रह गया है, अर्थात कलात एक आजाद मुल्क है। नसीर खान की इस घोषणा से कि कलात एक आजाद मुल्क है, अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज होता है और उस पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजता है। नसीर खान ने बलूच टुकड़ियों को इकट्ठा किया और कलात के उत्तर में मौजूद मस्तुंग के पास दुर्रानी सेना को बुरी तरह हरा दिया। यह एक बड़ी जीत थी और अहमद शाह दुर्रानी के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। गुस्साया अहमद शाह अब्दाली खुद एक मजबूत सेना लेकर के कलात पहुंचता है और कलात की घेराबंदी कर देता है। अहमद शाह अब्दाली ने एक एक कर करके कलात पर 3 आक्रमण किए और 3 के तीनों हमले नसीर खान ने विफल कर दिए। 40 दिन से ज्यादा घेराबंदी करने के बाद भी अहमद शाह दुर्रानी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब अहमद शाह अब्दाली को यह बात समझ में आ गई कि नसीर खान की अगुवाई में बलूचों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए समझौता करके अपनी इज्जत बचा लेना ही ठीक है। इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने नसीर खान से बातचीत की पेशकश की। इस तरह साल 1758 में अहमद शाह अब्दाली और नसीर खान के बीच एक संधि होती है। इस संधि का नाम कलात की संधि है। कलात की संधि आगे चल करके बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़े तर्कों में से एक बनने वाली थी। इसलिए कलात की संधि जो 1758 में हुई थी, इसकी सलीके से जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। हालांकि इस संधि में क्या क्या हुआ, इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियन हैं। ये विवाद इसलिए है क्योंकि उस समय के लिखित दस्तावेज सीमित हैं और मौखिक परंपराएं अलग अलग किस्सागोई करती हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कलात की संधि ने कलात को पूरी तरह से आजादी दे दी। उनके मुताबिक नसीर खान ने अहमद शाह की सत्ता को पूरी तरह से नकार दिया था और कलात को एक आजाद यानी कि खुद मुख्तार सत्ता यानी प्रभुसत्ता संपन्न मुल्क माना था। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि नसीर खान ने अहमद शाह की सत्ता को माना था, जिसके बदले अहमद शाह अब्दाली ने वादा किया था कि वह कलात के आंतरिक और बाहरी मामलों में दखल नहीं देगा। कलात की आजादी के पक्षकारों का कहना है कि 1758 के कलात करारनामा से तय हुआ कि खान आ बलोच मीर नसीर खान भविष्य में अफगान शाह को कोई टैक्स नहीं देंगे। दूसरे, खान आ बलोच अहमद शाह दुर्रानी को कोई सैन्य मदद भी नहीं देंगे, लेकिन यदि दुर्रानी सेनाएं किसी बाहरी धावे पर जाती हैं तो बलूच अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजेंगे, लेकिन बदले में अफगान के शाह को उनको प्रॉपर भाड़ा यानी किराया देना होगा, यानी कि मुफ्त में बलूच टुकड़ियां लड़ने अफगानों के तरफ से नहीं जाएंगी। तीसरी जो बात थी कि दोनों राज्य एक दूसरे के विद्रोहियों को शरण नहीं देंगे। चौथे, अफगान के शाह बलूचों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जो पांचवी बात थी कि जो बलूच इलाके अफगानों के कंट्रोल में हैं, उनको कलात के खान को वापस किया जाएगा। इस पर एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अहमद शाह दुर्रानी के सैनिक धावों में बलूच टुकड़ियां भी शामिल होती थी, इसलिए वह आजाद मुल्क नहीं था। जैसे 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें बलूच टुकड़ियां अहमद शाह के पक्ष में मराठों के विरोध में लड़ी थी। इसी तरह अहमद शाह दुर्रानी के जो दूसरे धावे थे, उसमें भी बलूच टुकड़ियां शामिल होती थी। जैसे 1749 में ईरान के खुरासान अभियान में और 1765 में जब अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब में सिखों के विरुद्ध अभियान किया था, तो उसमें भी बलूच टुकड़ियां शामिल थी। इस कारण कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अहमद शाह दुर्रानी के समय कलात का खान पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, नहीं तो नसीर खान को अहमद शाह के बाहरी धावों के लिए अपनी टुकड़ियां नहीं भेजनी पड़ती। यहाँ बलूचिस्तान की आजादी के समर्थक यह कहते हैं कि नसीर खान को अपनी फौज भेजने के लिए
प्रॉपर भाड़ा मिलता था, अर्थात प्रॉपर किराया मिलता था। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अहमद शाह के समय कलात एक गुलाम या पूरी तरह आजाद मुल्क नहीं था। कुल मिलाकर के कलात की संधि से जो बातें हमें समझ में आती हैं वह यह है कि नसीर खान को खूब आजादी मिल गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि नसीर खान ने अहमद शाह दुर्रानी को अपना राजा माना या नहीं, अथवा प्रतीकात्मक माना या वो भी नहीं माना, क्योंकि कलात की संधि के बाद अब बलूच ना तो अफगान के शाह को टैक्स देते थे और ना ही मुफ्त की सेना देते थे। है संधि का सच जो भी हो, लेकिन अंत में अहमद शाह दुर्रानी को इस समझौते के बाद कलात की घेराबंदी हटानी पड़ी थी और इस संधि ने नसीर खान की साख और उसका कद जो है और अधिक बढ़ा दिया था। कुछ साल बाद 1773 में कंधार में अहमद शाह दुर्रानी की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा तैमूर शाह 1773 में ही अफगानों की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह अहमद शाह अब्दाली की तरह ताकतवर शाह नहीं था। ऊपर से अफगानों में आपसी लड़ाइयां भी चल रही थीं। इससे दुर्रानी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। 1758 की कलात की संधि ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि कलात अपने मामलों में स्वतंत्र है। ऊपर से अब तैमूर शाह के पास ना तो इतनी ताकत थी और ना ही इच्छा शक्ति थी कि वह कलात पर दबाव डाल सके। इस कारण नसीर खान को और अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। मौके का फायदा उठा करके नसीर खान ने क्वेटा और हरंद जैसे जागीरों को भी अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही ईरानी बलूचिस्तान में कई शहरों पर भी कब्जा कर करके नसीर खान ने अपने कलात राज्य की स्थिति और मजबूत कर ली। इस तरह नसीर खान के नेतृत्व में बलूचों ने अपना वह पीक या उत्कर्ष देखा जो बलूचों ने न इतिहास में पहले देखा था, न नसीर खान के जाने के बाद देखने वाले थे। नसीर खान की उपलब्धियों को यदि हम समराइज करें तो वो इस तरह हैं। नसीर खान के समय में कलात में केच, हरंद, सारावान, क्वेटा, खरान, पंजगुर, झालावान, कच्छी और कराची जैसे क्षेत्र शामिल हो गए। नसीर खान ने अपने शासनकाल में लगभग 25 सैन्य अभियान किए। उसने सिंध के तालपुरों से कर भी वसूले। वह कलात का पहला खान था जिसने केंद्रीय नौकरशाही बनाई, अपनी मुद्राएं ढलवाई। उसने प्रमुख वजीर यानी कि ग्रांड वजीर का पद बनाया जो राजकाज के मामले और सेना से संबंधित मामले देखता था। उसने एक अस्थाई सेना बनवाई। उसने ऑटोमन, ईरान, अफगान और ओमन के साथ राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कायम किए। 1754 में उसने ओमन के सुल्तान बिन मोहम्मद को शरण दी और उसको रहने के लिए ग्वादर नामक बंदरगाह दे दिया। ग्वादर का बंदरगाह ओमन के अधिकार में 1958 तक रहा। 1958 में पाकिस्तान ने इसे ओमन से खरीद लिया। यहाँ याद रखना जरूरी है कि यह वही बंदरगाह है जहां पर इस समय चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यह इन्वेस्टमेंट बलूच विरोध का एक कारण भी है। 1749 में बलूचों का झंडा संभालने वाले नसीर खान की 1794 में मौत हो जाती है। मीर नसीर खान का यह 45 वर्षीय लंबा शासनकाल बलूचों के लिए एक तरह से गोल्डन ईयर्स रहा।